हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी के आईपीओ के बारे में, जो कि आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई गवर्नमेंट इनिशियली इससे 65 से 70 हजार करोड़ रुपए रेज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब बात की जा रही है कि सिर्फ 21 हजार करोड़ रुपए रेज किए जाएंगे। तो ये सारा मामला क्या है, इसके अलावा 12 मई की जो डेडलाइन से पहले जो गवर्नमेंट है वो इसका आईपीओ लाना चाहती है, तो उसके पीछे की क्या वजह है। तो इन सभी बातों को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर लेटेस्ट अपडेट की बात की जाए तो एलआईसी का आईपीओ, जो कि भारत के कैपिटल मार्केट इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। इनिशियली ये माना जा रहा था कि भारत सरकार इससे लगभग 65 से 70 हजार करोड़ रुपए रेज करेगी, लेकिन लेटेस्ट नंबर ये बता रहे हैं कि जो भारत सरकार है वो अपना 3.5% हिस्सा बेच करके 21 हजार करोड़ रुपए रेज कर सकती है। तो अगर ये 21 हजार करोड़ रुपए भी रेज करते हैं तो अभी तक का जो सबसे बड़ा आईपीओ है पेटीएम, जिससे कि लगभग 18 हजार करोड़ रुपए रेज किए गए थे, तो उससे ये बड़ा होगा। तो उस केस में भी ये भारत का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। हालांकि सरकार इसको पिछले फाइनेंशियल ईयर में लाना चाह रही थी, लेकिन इसको ला नहीं पाई। इस वजह से हम अपना जो डाइवेस्टमेंट का टारगेट है उसको भी मिस कर दिया था। पिछले साल हम जो रिवाइज टारगेट भी था बजट में वो 78 हजार करोड़ का था, जबकि हम सिर्फ 13 हजार करोड़ रुपए के आसपास ही डिवेस्टमेंट से रेस कर पाए थे। अगर इस साल बात की जाए तो 65 हजार करोड़ रुपए का हमारा डिवेस्टमेंट का टारगेट है। और उम्मीद की जा रही थी कि जो एलआईसी का आईपीओ है वो सिर्फ अपने आप में ही इस टारगेट को मीट करने में हेल्प करेगा। लेकिन अगर इससे 21 हजार करोड़ रुपए रेज किए जाते हैं तो हो सकता है कि जो हमारा इस साल का 65 हजार का टारगेट है वो भी मीट करने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि ऑलरेडी बीपीसीएल जो कि दूसरी बड़ी डील हो सकती थी वहां पे प्रॉब्लम आ रही है। और अभी तक देखा जाए तो सरकार की स्टार्ट बड़ी अच्छी रही है। इस साल की ओएनजीसी में 1.5% का हिस्सा बेच कर सरकार ने 3 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा रेज कर लिए हैं। और अब गेल के जो बायबैक ऑफर है उससे भी सरकार कुछ अपना जो टारगेट है वो मीट करेगी, लेकिन फिर भी 65 हजार करोड़ रुपए के लिए इनको काफी मुश्किलें आने वाली हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई जो एलआईसी के आईपीओ का वैल्यूएशन है, जो इनिशियली माना जा रहा था कि सरकार अपना 5% के आसपास का हिस्सा बेच के 70 हजार करोड़ रुपए के आसपास रेस करेगी, और अब बोला जा रहा है कि जो 5% का हिस्सा है वो सिर्फ 30 हजार करोड़ रुपए जनरेट करेगा और सरकार सिर्फ 3.5% हिस्सा बेच के 21 हजार करोड़ रुपए रेस करने का प्लान कर रही है। तो वैल्यूएशन में इतना डिफरेंस क्यों आया है? तो जो एनालिस्ट हैं उन्होंने इनिशियली एस्टिमेट किया था कि जो वैल्यूएशन है एलआईसी की, जो एम्बेडेड वैल्यू है, एम्बेडेड वैल्यू का मतलब कि जो भी सम ऑफ नेट असेट वैल्यू और जो फ्यूचर के प्रॉफिट की जो प्रेजेंट वैल्यू होती है इंश्योरेंस कंपनी के लिए, उसको एम्बेडेड वैल्यू बोलते हैं, वो निकल के आई थी 5,40,000 करोड़। तो इसका 2.5 से 3 टाइम्स एनालिस्ट इनिशियली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसको वैल्यूएशन मिलेगा। तो उस हिसाब से 15 लाख करोड़ रुपए का वैल्यूएशन माना जा रहा था, 13 से 15 लाख। तो इसलिए बोला जा रहा था कि अगर इतना वैल्यूएशन होता है तो सरकार 5% हिस्सा बेच के 65 हजार से 75 हजार करोड़ रुपए रेस करेगी। लेकिन अब जो ये वैल्यूएशन है वो माना जा रहा है कि सिर्फ 6 लाख करोड़ रुपए निकल के आएगा, जो कि एम्बेडेड वैल्यू का 1.1 टाइम्स होगा। तो यानी कि वैल्यूएशन में काफी कमी आई है। हालांकि अगर हम कंपेयर करें तो चाइनीज जो इंश्योरेंस कंपनी है वो 0.7 टू 0.8 टाइम्स एम्बेडेड वैल्यू ट्रेड करती हैं, और ये दुनिया की टॉप 5 इंश्योरेंस कंपनीज में आती हैं। तो यानी कि नॉर्मली अगर भारत से बाहर देखा जाए तो जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो ऐसा नहीं है कि 1.1 उनके लिए कम है, वो इससे भी कम पे ट्रेड करती हैं। हालांकि जो इंडिया के प्राइवेट इंश्योरर्स हैं, चाहे वो एचडीएफसी लाइफ हो, एसबीआई लाइफ हो और आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, वो इस साल में लगभग 15 से 20% गिर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो उनका एम्बेडेड वैल्यू से जो ट्रेड मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो काफी बड़ा है। जैसे एचडीएफसी लाइफ का जो एम्बेडेड वैल्यू थी 2020-21 में लगभग 26,617 करोड़ थी, ये आज की डेट में जब इतना गिर चुकने के बाद भी 4.3 टाइम्स पे ट्रेड करती है एम्बेडेड वैल्यू के। एसबीआई जो लाइफ है वो 3.3 टाइम्स ट्रेड करती है, और जो आईसीआईसीआई प्रू लाइफ है वो 2.55 टाइम्स ट्रेड करती है। और अब अगर बात की जाए कि भाई जो एलआईसी का वैल्यूएशन है वो 15 लाख करोड़ रुपए से 6 लाख करोड़ रुपए पे क्यों आया है, तो आपको पता होगा कि सरकार जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में एलआईसी का आईपीओ लाने वाली थी, क्योंकि इनका डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट था उसको मीट करना चाहते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने काफी बार जो एलआईसी के आईपीओ की डेडलाइन को मिस किया। लेकिन मार्च में इन्होंने इसको फास्ट ट्रैक करते हुए ड्राफ्ट जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस था वो सेबी में जमा कराया था। लेकिन उसके बाद रशिया यूक्रेन वार बहुत तेजी से बढ़ गया, जिससे कि ग्लोबल मार्केट वॉलेटिलिटी आ गई
और तब से देखा जा रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है वो काफी अनफेवरेबल हो गया है। अगर भारत से बाहर के पैसे की बात की जाए तो यूएस फेडरल रिजर्व हॉकिश हो गया है, यानी कि वो ग्रोथ से ज्यादा अब इन्फ्लेशन पे फोकस कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे जो कि मार्केट के लिए नेगेटिव होता है। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर लगातार अपना पैसा इंडियन मार्केट से निकाल रहे हैं, जो कि अगेन नेगेटिव है कि वो एलआईसी में पैसा लगाएंगे या नहीं ये पता नहीं है। और जो कोविड के केसेस हैं वो चाइना में लगातार बढ़ रहे हैं। तो इन सब वजह से भारत से बाहर पैसा आना मुश्किल लग रहा है। अगर घर की बात की जाए तो आरबीआई भी हॉकिश हो गया है, यानी कि आने वाली जो एमपीसी मीटिंग है उसमें इंटरेस्ट रेट का बढ़ना ऑलमोस्ट तय है। और इसके अलावा जो आईपीओ फाइनेंसिंग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए होती थी उसमें जो आरबीआई के नए रेगुलेशन आए हैं कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आप एनबीएफसी से बोरो नहीं कर सकते आईपीओ के लिए, तो उस वजहों से भी जो आईपीओ में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन होता था उसको भी इम्पैक्ट होगा। और अब अगर बात की जाए रिटेल फ्रंट की, तो रिटेल में जो आईपीओ को लेकर के एक्साइटमेंट थी कि म्यूचुअल फंड का पैसा निकाल के लोग आईपीओ में कर रहे थे जमा, वो अब रिवर्स हो गया है ट्रेंड। अब ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में ही सेफ फील कर रहे हैं ऐसे एनवायरनमेंट में। तो ये सभी जो फैक्टर हैं इसकी वजह से जो एलआईसी के वैल्यूएशन है उस पे फर्क पड़ा है। हालांकि ये कोई भी जो फैक्टर है गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि जो आईपीओ है उसके लिए जो मार्केट कंडीशन है इनको बेस्ट मिले, ताकि इनको बेस्ट वैल्यू इस आईपीओ से मिल पाए। हालांकि एक जो लार्ज आईपीओ होता है एलआईसी के साइज का, उसके लिए जो टेल विंड्स होती है यानी कि फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए, उसमें मार्केट मोमेंटम होना चाहिए जो कि हार्डली विजिबल है। तो ये बहुत ही मुश्किल टाइम होने वाला है सरकार का। रादर इस टाइम पे टेल विंड्स को तो छोड़ो, हेड विंड्स यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन काफी चल रही है। तो इन सब वजहों से जो एलआईसी का आईपीओ का वैल्यूएशन है वो काफी कम होने की उम्मीद है। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर मार्केट कंडीशन कंड्यूसिव नहीं है तो गवर्नमेंट इसको थोड़ा और वेट क्यों नहीं कर लेती। वो 12th मई की जो डेडलाइन बार बार आ रही है कि भाई सरकार इसको 12 मई से पहले लाना चाह रही है, तो उसके पीछे का क्या रीजन है। तो जैसा कि एलआईसी के आईपीओ में बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं वो पैसा लगाने वाले हैं, जिसमें कि यूएस के भी इन्वेस्टर होंगे और मल्टीपल जो ज्यूरिसडिक्शन में काम करने वाले इन्वेस्टर हैं वो उनका पैसा इसमें लगने वाला है। तो इसलिए जो वहां की रिक्वायरमेंट है वो ये कहती है कि भाई जो लास्ट ऑडिटेड फाइल्ड नंबर होने चाहिए वो 135 दिन से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। तो क्या 12 मई को 135 दिन की डेडलाइन कंप्लीट हो रही है? तो ऐसा नहीं है। एलआईसी ने जो अब लास्ट जो ऑडिटेड फाइनेंशियल सबमिट किए थे 6 महीने के, वो सितंबर 2021 के थे। तो इनको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के लिए के साथ साथ जो दिसंबर क्वार्टर के जो ऑडिटेड नंबर है वो सबमिट करने ही पड़ेंगे। तो 135 दिन का क्राइटेरिया तो मीट हो ही जाएगा। तो फिर ये 12 मई की प्रॉब्लम क्या है कि 12 मई क्यों सुनने में आ रहा है। तो उसके पीछे की आर्गुमेंट ये है कि अगर 12 मई की जो डेडलाइन अगर मिस कर दी गई तो एलआईसी को शायद जो पूरा फाइनेंशियल ईयर है यानी कि मार्च 2022 में जो एंड हुआ है उसके जो ऑडिटेड फाइनेंशियल्स हैं वो सबमिट करने पड़ेंगे और जो अपडेटेड एम्बेडेड वैल्यू है वो भी निकलवानी पड़ेगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि 12 मई से अगर पहले ही आईपीओ ले आए तो इनको जो ऑडिटेड नंबर है वो सबमिट नहीं करने पड़ेंगे। वो 60 डेज ऑफ क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर सबमिट करने पड़ते हैं, जो भी सेबी और इरडाई की रेगुलेशंस हैं उसको तो फॉलो करेगी। लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर के जो ऑडिटेड नंबर है उसकी वेट की जाए, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि इनको फ्रेश राउंड ऑफ मार्केटिंग और रोड शो करने पड़े और जो डीआरएचपी है उसमें भी अपडेट करनी पड़े। तो इसको अवॉइड करने के लिए सरकार चाह रही है कि अभी मिनिमल जो हिस्सा है उसको बेच कर 5% की जगह सिर्फ 3.5% बेचा जाए। तो अभी के लिए सरकार जो पुराना काम हो रखा है उसको वेस्ट नहीं करना चाह रही है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि इसके पीछे का कारण ये भी है कि आगे आने वाले टाइम में भी सरकार को नहीं लग रहा है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है वो सुधरने वाला है, क्योंकि अनसर्टेनिटी बनी हुई है रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के। और सिचुएशन हो सकता है कि और खराब हो जाए और कोविड कोविड रिलेटेड लॉकडाउन भी बढ़ सकते हैं। तो सरकार ये भी नहीं सोच रही है कि भाई अगर अभी वेट कर लेंगे तो आगे हमें अच्छा प्राइस मिल जाएगा। तो वो कुछ हिस्सा इस टाइम पे बेच करके कुछ पैसा रेस करना चाह रही है। तो ओवरऑल अगर ये अपने वैल्यूएशन को कम करते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि इसका जो नेगेटिव प्रभाव है वो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज पे पड़ेगा। एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू और एसबीआई लाइफ, उसमें ऑलरेडी दबाव देखा जा रहा है। लेकिन अगर ये इतने कम वैल्यूएशन पे आता है तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में उनके ऊपर भी और दबाव पड़ सकता है अगर मार्केट कंडीशन इंप्रूव नहीं होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।